Hello, dear students. Let's study today's topic. We are going to start the 7th unit, that is properties of bulk matter. 7th यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और इस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सॉलिड्स। 7th ए चैप्टर हमारा है सॉलिड्स। ठीक है। सो इन द बिगिनिंग, इन द इंट्रोडक्शन, द एक्सप्लेनेशन हियर इज इन यूनिट 5 वी हैव लर्नड अबाउट द रोटेशन ऑफ द सॉलिड बॉडीज़। सॉलिड बॉडीज़ का रोटेशन हमने 5th यूनिट में स्टडी किया था। उसमें एक टर्म आई थी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन जो दिया था, मीन्स हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज, इट्स डायमेंशन डू नॉट चेंज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक स्पेशल जो बात इसमें अटैच की गई कि रिजिड बॉडीज़ सॉलिड बॉडीज़ की तरह ही हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती हैं, बट एक स्पेशल जो पॉइंट उसमें ये आता है कि डू नॉट चेंज। इसकी जो डायमेंशंस हैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो चेंज नहीं होती हैं। वट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, चाहे उस फोर्स का स्ट्रेंथ कुछ भी हो। ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा गया है कि बट इन रियलिटी द बॉडीज़ डू अंडरगो चेंजेस इन देयर डायमेंशंस। लेकिन जो बॉडीज़ की डायमेंशन है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो चेंज जरूर होती हैं। सो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो रिजिड बॉडीज़ है दे आर नॉट फाउंड, है ना। हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो सो दिस शोज दैट सॉलिड बॉडीज़ आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडीज़। तो ये चीज़ बताती है कि जो बॉडीज़ हैं वो सॉलिड के डेफिनेशन को तो ओबे कर रही हैं, लेकिन रिजिड बॉडी का जो डेफिनेशन है उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट करने वाली बॉडीज ओबे नहीं कर रही हैं। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जो स्टडी करने जा रहे हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इफ द वेट इज हंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग स्टील द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेज। हम यहाँ पर एक इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्प्रिंग को अगर हम लटकाते हैं जैसे किसी रिजिड सपोर्ट से और उसके नीचे कोई वेट लटका देते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दैट इज द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, यानी कि स्प्रिंग खिंच जाता है ना, लंबाई बढ़ जाती है उसकी। दिस शोज दैट द स्टील स्प्रिंग इज हैविंग इलास्टिक बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि अच्छा, लेकिन जैसे ही उस सस्पेंडेड बॉडी को जो स्प्रिंग से सस्पेंड की थी उसको हटाएं जैसे ही, तो स्प्रिंग फिर से अपनी उसी लेंथ को, ओरिजिनल साइज को अटेन कर लेता है। इसका मतलब वो इलास्टिक है। इलास्टिक वो बॉडीज़ हैं जो अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन को रिगेन कर लेती हैं। दिस शोज दैट द स्टील स्प्रिंग इज हैविंग इलास्टिक। तो स्टील स्प्रिंग भी एक इलास्टिक बिहेवियर वाला बॉडी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन दिया यहाँ पर, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी पहले वाली शेप साइज को रिगेन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। एंड द डिफॉर्मेशन कॉज इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। वो जो कुछ देर के लिए उसकी साइज में, शेप में, लेंथ में जो भी चेंज आए थे वो एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन था। ठीक है। वो तभी तक था जब तक अप्लाइड फोर्स उस पर लग रही थी। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटीरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाइल कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस। बड़े बड़े ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करते समय, उनको डिज़ाइन करते समय इलास्टिक बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये इलास्टिसिटी को स्टडी करने का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए यहाँ पर सामने जो आपका ये डायग्राम बन रहा है, फिगर 7A1, ये किसी बॉडी के, सॉलिड बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लिया गया है। ठीक है। इसमें एक मॉडल बनाया गया है ये, जिसमें ये रेड कलर के जो हैं ये सभी किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड बॉडी के, और आपस में उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दे आर लाइक स्प्रिंग्स। ठीक है। जो फोर्सेज हैं वो एक स्प्रिंग की तरह हैं। स्प्रिंग बॉल सिस्टम, इसको एक नाम दिया गया है, इट्स ए स्प्रिंग बॉल सिस्टम। तो जैसे बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल आपस में अटैच्ड जिन फोर्सेज से होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेज इनको बोलते हैं, तो जो इलास्टिक बॉडीज़ हैं जिसकी वजह से वो इलास्टिक बिहेवियर शो करती हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन ये है कि उनकी ये जो फोर्सेज हैं दे आर लाइक स्प्रिंग्स, वो स्प्रिंग की तरह हैं। तो ये सभी मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में एक दूसरे से स्प्रिंग के साथ अटैच्ड शो किए गए हैं। दे आर लाइक द इलास्टिक बॉडी। तो जैसे ही हम किसी एक्सटर्नल फोर्स से किसी एक मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करते हैं, खींचते हैं उसको अपनी पोजीशन से, ठीक है, द स्प्रिंग जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो भी या तो स्ट्रेच होते हैं या कंप्रेस होते हैं, है ना। हम खींचेंगे तो कोई स्प्रिंग कंप्रेस होगा, कोई स्ट्रेच होगा, ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से डिस्प्लेस करने से। ड्यू टू इट द रिस्टोरिंग फोर्स विल कम इन टू प्ले।
रिस्टोरिंग फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट जो फोर्स क्रिएट होती है। अगर हम अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इससे अपोजिट क्रिएट होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जैसे ही हम मान लो अप्लाइड फोर्स को हटाते हैं तो वो रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करती है, तो सभी स्प्रिंग अपनी पहले वाली पोजीशन में आएंगे, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी अपनी पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगी, है ना। सो दिस अकाउंट्स फॉर द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो इसी वजह से बॉडी का एक जो इलास्टिक बिहेवियर है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बॉडी अपनी पहले वाली शेप साइज को रिगेन कर लेती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सम टर्म्स रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है ABCD। सबसे पहली है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच अप्लाइड चेंजेस द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, जैसे स्प्रिंग की बात हम कर रहे थे कि स्प्रिंग के साथ अगर कोई वेट अटैच कर दे तो स्प्रिंग खिंच जाता है ना, डाउनवर्ड। तो वो जो फोर्स, वो वेट है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गई, जिसकी वजह से स्प्रिंग की शेप चेंज हुई, ठीक है। दूसरा है इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन। अब अगर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी पहले वाली शेप को फिर से रिगेन कर लेती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, लेंथ, वॉल्यूम, शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस के बॉडीज़ के अंदर, जिसकी वजह से वो अपनी पहले वाली शेप साइज को रिगेन कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन इमीडिएटली एंड कम्प्लीटली। तो रिगेन करने का जो क्राइटेरिया है, इसमें भी कंडीशन रख दी गई कि जो बॉडी पूरी तरह से अपनी पहले वाली शेप को, साइज़ को रिगेन कर लेती है। लेंथ मान लो ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर है, खिंचाव करने पर 2 सेंटीमीटर उसमें इंक्रीज़ आया, 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, बॉडी फिर से अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ में ही चली जाती है और इमीडिएटली चली जाती है, तो उसको कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्वार्ट्स एंड फॉस्फोर ब्रॉन्ज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नियरली परफेक्टली। देखिए यहाँ बॉडी यूज़ किया गया है नियरली परफेक्टली, है ना, पूरी तरह से परफेक्टली नहीं, नियरली परफेक्टली। इसका मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन में एग्जिस्ट करने वाली बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है। नियरली इलास्टिक बॉडीज़ में एग्जांपल हमारे पास है क्वार्ट्स एंड फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इन दो एग्जांपल को याद रखना है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। सो बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन एट ऑल। जो बॉडी अपनी किसी भी कीमत पर अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रिगेन नहीं करती आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाए जाने पर भी। यहाँ पर हाउसोएवर स्मॉल द डिफॉर्मिंग फोर्स में भी, चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी भी छोटी क्यों ना हो, है ना, उनको कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल में है पट्टी, मड, पैराफिन वैक्स, है ना। पुट्टी जानते ही हैं हम, मड कीचड़ हो गया, गीली मिट्टी, तो उसको जिस शेप में हम ढाल देंगे वो उसी शेप में रहेंगे, कोई दूसरी शेप रिगेन नहीं करेंगे अपने आप। इनफैक्ट नो बॉडी इज़ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। हालांकि कोई भी बॉडी पूरी तरह से 100% इलास्टिक और प्लास्टिक नहीं है। ओनली डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफर्स विद द बॉडी, बॉडी टू बॉडी, कि कोई बॉडी 60% इलास्टिक है, 40% प्लास्टिक है, इस तरह से। कोई बॉडी 80% इलास्टिक है तो 20% प्लास्टिक है। उनकी जो डिग्री होगी, एक लेवल होगा कि किस लेवल तक वो इलास्टिक है, किस लेवल तक वो प्लास्टिक है। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेस, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना, यूनिट एरिया पर एक्ट करने वाली रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमने अभी अभी पढ़ी ऊपर कि जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो कुछ बॉडीज़ में रिस्टोरिंग फोर्स भी आती है। तो यूनिट एरिया पर आने वाली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फोर्स यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो जो यूनिट इसका, पीछे हम एक क्वांटिटी पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से पास्कल बनता है ना। तो यही यूनिट यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि ऊपर न्यूटन है, फोर्स है, नीचे एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा क्वांटिटी का। कैलकुलेट करने के लिए ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया हुआ है इधर कि कैसे हम यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारे पास है तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टर्म हम स्ट्रेस अभी भी डिफाइन की हमने, स्ट्रेस दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना।
तो इसके टाइप्स की बात करें अगर हम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो इसके मेन दो टाइप्स हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली एक्ट करने वाली फोर्स है, तो नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलरली एक्ट करना, और टेंजेंशियल मीन्स टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट करना। सो नॉर्मल के आगे जो कैटेगरीज हैं, या यहाँ पहले हम डेफिनेशन नॉर्मल की दें, रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी विच इज़ परपेंडिकुलरली, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड, अलॉन्ग द टेंजेंट कह दें या फिर, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के आगे जो टाइप्स हैं, टेंसाइल मीन्स इंक्रीज इन लेंथ, बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स का एक्ट करना परपेंडिकुलरली, जिससे कि बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो। देखिए जैसे हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये ओरिजिनल एल लेंथ की कोई बॉडी है, तो इस पर अगर परपेंडिकुलरली फोर्स इसके इन फेसिस पर इस तरह से एक्ट करे, सपोज दैट यहाँ ये वायर है, कोई इलास्टिक वायर, तो एफ फोर्स नॉर्मली ऐसे एक्ट करती है, तो इसकी लेंथ में जो ये वाला पार्ट है, सपोज दैट यहाँ पहुँच गया, तो डेल्टा एल इसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया। ठीक है, डेल्टा एल से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। सो इन दिस सिचुएशन ये जो परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ यूनिट एरिया पर एक्ट करेगी, इसको हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इफ़ देर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूनिट एरिया पर एक्ट करने वाली परपेंडिकुलर फोर्स जो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करे। ऐसे ही इससे अपोजिट यहाँ पर हम कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, तो ओरिजिनल लेंथ जो बॉडी की ये है, यहाँ यूनिट एरिया पर जो फोर्स है इसके फेसिस पर इस तरह से एक्ट करे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में कंप्रेशन, यानी कि लेंथ क्या हो, डिक्रीज़ हो। तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ इतनी है, और इस फोर्स के लगने से ये फेस अगर मान लो यहाँ आ जाता है, तो डेल्टा एल लेंथ इसकी डिक्रीज़ इस परपेंडिकुलर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स से होगी, है ना, डेल्टा एल लेंथ डिक्रीज़ होना। तो कंप्रेसिव, ये फिर फोर्स जो यहाँ पर लग रही है यूनिट एरिया पर, दैट इज इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस नाम हम देंगे। थर्ड वन इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, व्हेन द बॉडी अंडरगोज द चेंज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्रिकल शेप। हाइड्रोलिक स्ट्रेस उसको नाम दिया गया है किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स जो उसके वॉल्यूम को चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। अब जैसे ये हम एरो से सारी फोर्सेस जो दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस हैं सभी, ये सभी यूनिट एरिया पर वो फोर्सेस हैं जो बॉडी का अगर ओरिजिनल वॉल्यूम v है, तो इन फोर्सेस की वजह से इसके वॉल्यूम में डेल्टा v का डिक्रीज़ हो जाए, है ना, फाइनल वॉल्यूम ये अंदर चला गया थोड़ा सा। सो देयर इज़ अ चेंज, कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम में डेल्टा v डिक्रीज़ होना विदाउट चेंजिंग शेप वही है, पहले स्फेरिकल था अब भी स्फेरिकल है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम वॉल्यूम बढ़ने वाला भी और घटने वाला भी ले सकते हैं। जैसे हम सपोज दैट चने हैं, उनको भिगोते हैं पानी में, या और कोई इस तरह के बीन्स हम पानी में डुबो के रखते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, 5-10 घंटे के लिए, तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है ना, फूल जाते हैं वो। सो देयर इज़ द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिक नॉर्मल स्ट्रेस, वो एक हाइड्रोलिक नॉर्मल स्ट्रेस फोर्सेस उसमें लगी जिससे उसका साइज़ बढ़ा विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, है ना, तो ये वो फोर्सेस ही एक्ट हुई, हाइड्रोलिक नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसका दूसरा नाम है शीयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसको नाम दिया गया और शीयरिंग स्ट्रेस भी बोला गया। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बॉडी कुछ इस तरह का क्यूबॉइड शेप की बॉडी हम कंसीडर करेंगे, जिसमें इसका एक फेस फिक्स रखेंगे और दूसरे फेस पर फोर्स एक्ट करेगी अलोंग द टेंजेंट। तो नीचे वाला फेस इसका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड फेस हो गया, और ऊपर वाले फेस पर ऐसे टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगी। तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगने से ये जो वर्टिकल वाले फेसेस हैं इसके, ये थोड़े 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 तिरछे हो जाएंगे ऐसे, दे विल मूव अ सर्टेन डिस्टेंस। तो इससे क्या हुआ, शेप चेंज हो गया बॉडी का, है ना, थोड़ा सा तिरछे हो गए ये वाले दोनों फेसेस जो हैं
नाम दे दें अगर इनको हम ए बी, ऊपर वाला ए बी सी डी, तो बी पहुंच गया बी डैश पर, ये पहुंच गया ए डैश पर, डी यहाँ पहुंच गया है डी डैश, सी डैश पे पहुंच गया है। ठीक है, तो नीचे वाला फेस फिक्स है, लेकिन इस ऊपर वाले फेस पर लगने वाली टेंजेंशियल फोर्स से बॉडी का शेप चेंज हुआ। तो इस समय ऐसी स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग। शीयरिंग का मतलब होता है शेप, जिससे बॉडी का शेप चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। इन दोनों में ये जो हाइड्रोलिक और टेंजेंशियल है, एक लाइन ऑपोजिट आ रही है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया जा रहा है कि ये वो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंशियल है। नॉर्मल स्ट्रेस है जिसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है विदाउट चेंजिंग द शेप, एंड हेयर द शेप चेंजेस विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, है ना इस केस में। और यहाँ फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट कर रही है, यहाँ फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग एक्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज, सो नेक्स्ट टर्म इस चैप्टर की हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।